हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.5 जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 से 18 तक का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। इसके पहले के सॉल्यूशन और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, फार्मूले हैं, उनका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस एक्सरसाइज के पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 n टू इटसेल्फ। कह रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस बताने हैं कि कितने ऑनटू फंक्शंस बनेंगे और इस सेट के द्वारा, और इस सेट से इटसेल्फ यानी इस डोमेन भी यही है और को डोमेन भी यही है। आपको नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन बताने हैं, यानी ये सेट ए है, ये सेट बी है। इस सेट में 1 2 3 n और इस सेट में भी है 1 2 3 n। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस कितने होंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट और यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। और अगर ऑनटू फंक्शन बनेगा तो ये 1 1 अवश्य हो जाएगा जल्द, ठीक है ना। ऑनटू फंक्शन के लिए ये अगर दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और ऑनटू फंक्शन हो तो अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर अगर हम 1 की चॉइस देखते हैं तो 1 जो है इस n नंबर में से किसी भी एक एलिमेंट के पास इसकी इमेज हो सकती है। तो यानी कि 1 के पास चॉइस हो गई n। अब यहाँ पे 1 जो है किसी न किसी एक एलिमेंट से इमेज बना लेगा। तो यहाँ पे नंबर 2 के पास यहाँ पर इमेज बनाने के लिए नंबर की संख्या क्या होगी, 1 कम हो जाएगी। तो यानी कि दूसरे वाले के पास नंबर ऑफ इमेज की संख्या कितनी हो सकती है, n-1। इसी प्रकार तीसरे वाले के पास कितनी हो सकती है, n-2। इसी प्रकार लास्ट वाले के पास कितनी संख्या बचेगी, एक ही नंबर बनेगा जिससे वो इमेज बनाएगा, यानी कि 1। और इसके पहले के वाले के पास 2, यानी कि नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस ये होंगे। और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसी को लिखते हैं फैक्टोरियल n। यानी कि इस सेट से किसी सेट द्वारा उसी सेट में नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस जो होंगे वो कितने होंगे, फैक्टोरियल n। हैंस नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 n to itself are फैक्टोरियल n, यानी कि फैक्टोरियल n ऑनटू फंक्शंस होंगे। इस क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है कि लेट s इज इक्वल टू a b c एंड t इज इक्वल टू 1 2 3 फाइंड f इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f फ्रॉम s to t if it exists। नंबर फर्स्ट f इज इक्वल टू a, 3 b, 2 c, 1। सेकंड f इज इक्वल टू a, 2 b, 1 c, 1। कह रहा है कि आपके पास एक सेट s है, एक सेट t है और एक फंक्शन f है जो s से t पर डिफाइंड है, और आपका f इनवर्स निकालना है जहाँ पे आप फंक्शन ये यूज करेंगे। एफ इनवर्स निकालना है। तो एफ इनवर्स कब निकलेगा, जब फंक्शन कैसा होगा, इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल मीन्स ये फंक्शन 1 1 हो, ऑनटू हो। अगर ये फंक्शन 1 1 ऑनटू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से फंक्शन 1 1 ऑनटू हैं। जो फंक्शन 1 1 ऑनटू होंगे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स उसका निकालना होगा। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में आपके पास फंक्शन क्या है, यह दिया गया है। अब फंक्शन डिफाइंड है एस से टी पर। अब फंक्शन आपके पास है a, 3 b, 2 c, 1। तो एक सेट ये s है और ये सेट t है, s में एलिमेंट है a b c, t में 1 2 3। a की इमेज कहाँ पे जा रही है, 3 पर जा रही है, b की इमेज 2 पर जा रही है, c की इमेज 1 पे जा रही है। तो देखिए फंक्शन 1 1 है, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज एक एलिमेंट पर ही है, तो ये 1 1 हो गया। ऑन टू भी है क्योंकि यहाँ पे जो इस
कोडोमेन है, अब वो रेंज के इक्वल है, यानी कि कोई भी ट्री में ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। यहाँ पर एफ इज वन वन एंड ऑन टू, हैंस एफ इज इन्वर्टिबल। एफ कैसा होगा? इन्वर्टिबल होगा। तो दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स एग्जिस्ट, इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एफ इनवर्स क्या होगा? तो एफ इनवर्स जो होगा वो टी से एस पे डिफाइंड होगा। एफ इनवर्स जो होगा टी से डिफाइंड होगा किस पे? एस पर। और डिफाइंड एज किस प्रकार से डिफाइंड होगा एफ इनवर्स? तो एफ इनवर्स होगा, ये 1 की इमेज कहाँ पे जाएगी? सी पे जाएगी, यानी 1 कॉमा सी, 2 कॉमा 2 की इमेज कहाँ पे जाएगी? बी पर, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा सी, 3 कॉमा ए। ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड पार्ट में फंक्शन क्या दिया गया है? एस से टी पे, और किस प्रकार से डिफाइंड है कि फंक्शन एफ है ए कॉमा 2 बी कॉमा 1 सी कॉमा 1। तो ये एस फंक्शन हो गया, टी फंक्शन हो गया। एस में एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए बी सी। टी में एलिमेंट हैं 1 2 3। ए की इमेज कहाँ पे जा रही है? 2 पर जा रही है। बी की इमेज 1 पे जा रही है। सी की इमेज 1 पे जा रही है। तो देखिए फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो फंक्शन एफ इज नॉट 1 1। तो जब फंक्शन 1 1 नहीं होगा, फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे किसी की इमेज नहीं है। फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू, ऑन टू भी नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट इन्वर्टिबल। फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। जब इन्वर्टिबल नहीं होगा तो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं, इसलिए क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में ए इजकल टू दिया गया -1 0 1 2, बी इजकल टू -4 -2 0 2 एंड एफ और जी फंक्शन है जो ए से बी पर डिफाइंड है। बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड जी एक्स क्या है? 2x माइनस 1/2 मॉड में -1 एक्स बिलोंग्स टू ए। आर एफ एंड जी इक्वल, कह रहा है कि जो फंक्शन एफ और जी फंक्शन है क्या ये इक्वल है? तो ये एफ और जी फंक्शन इक्वल तब होंगे जब जो एफ की इमेज आए वही जी की इमेज आए सेम नंबर्स पर, यानी कि अगर एफ -1 निकाले जो वैल्यू आए वही जी -1 की वैल्यू आए, एफ 0 की जो वैल्यू हो वही जी 0 की वैल्यू हो। इसी प्रकार सभी को चेक करेंगे। अगर सारी इमेज दोनों की सेम आ रही हैं, जो इमेज एफ की आए वही जी की भी आए, ठीक है ना, जी फंक्शन से वही मिले एफ फंक्शन से वही मिले, तो ये फंक्शन कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो देखते हैं। तो आपके पास एफ फंक्शन जो डिफाइंड है कहाँ से? ए से बी पर डिफाइंड है। और एफ एक्स आपके पास क्या है? एफ एक्स है एक्स स्क्वायर -1, और जी जो फंक्शन है वो डिफाइंड है ए से बी में। और जी एक्स क्या दिया गया है आपके पास? जी एक्स है 2x माइनस 1/2 -1 मॉड में। तो अब आपको चेक करना है कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है कि नहीं है। तो देखिएगा ज़रा, ए सेट आपके पास है -1 0 1 2, बी है -4 2 -2 0 2। तो सबसे पहले आप वैल्यू निकालने जा रहे हैं एफ -1 की। तो एफ -1, तो एफ एक्स आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे f -1 चाहिए, तो यानी कि x की जगह क्या रखना है? -1 रखना है। तो -1 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 1, और ये -1, तो ये हो जाएगा 2।
अब आप जरा g-1 देख लेते हैं। तो g-1 यानी कि x की जगह -1 रखना है, तो 2 -1 बाई 2 -1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3/2 -1। चूँकि ये मॉड में है तो बाहर प्लस में हो जाएगा, तो 2 × 3/2 -1, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 -1, तो 3 -1 क्या हो गया 2, यानी कि f-1 = g-1, ये वैल्यू सेम हो गई। अब दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं, किसको चेक करेंगे, f0 को। तो f0 तो x की जगह 0 रखना है, तो 0² - 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0। अब किसको चेक करेंगे, g0 को, तो g0 तो यहाँ पे x की जगह 0 रखना है, तो 2 0 -1/2 -1, तो ये आएगा 2 -1/2 -1, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 × 1/2 -1, ये 1 -1 क्या हो गया 0, तो यानी कि f0 = g0। तो 0 पे भी वैल्यू सेम हो गई। अब आते हैं 1 पे, f1 निकालते हैं, तो f1 = x की जगह क्या रखना है 1 f में, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, तो ये 1 -1 क्या हो जाएगा 0। अब आते हैं g1 पे, तो g(1) निकालना है, तो 2 1 -1/2 -1, तो ये हो जाएगा प्लस का हाफ, तो 2 मॉड में 1/2 -1, तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 -1, तो 2 से 2 कट गया, ये 1 -1 क्या हो गया g0, तो यानी कि f1 = g1। इनकी भी इमेज सेम आ गई। अब आपके पास क्या बचा, f2 और g2। तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 - 2 क्या हो जाएगा 2। अब g2 निकालना है, तो g2 हो जाएगा 2, x की जगह 2 रखना है, तो 2 -1/2 -1, तो ये हो जाएगा 2 2 या 4 -1 3/2, तो 2 3/2 -1, तो ये 3/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 -1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी कि f2 = g2। तो यहाँ पे आपने देखा कि हर जगह वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। किसी जो भी एलिमेंट लेते हैं उस पे दोनों की इमेज क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो इसका मतलब f और g फंक्शन आर इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज f एंड g आर इक्वल, इसलिए दोनों फंक्शन कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, करा कि लेट a = 1 2 3, then number of relations containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive and symmetric but not transitive is 1 2 3 4। करा कि इस सेट से एक ऐसा रिलेशन बताने हैं, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे जो ये दो एलिमेंट ज़रूर रखता हो और रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो देखते हैं कितने नंबर ऑफ रिलेशंस आएंगे। तो आपके पास जो सेट दिया गया है वो है आपके पास 1 2 3। तो इससे बनने वाला रिलेशन जो सबसे मैक्सिमम रिलेशन होगा, सबसे बड़ा रिलेशन होगा, वो क्या होगा 1, 1 1, 2 1, 3 2, 1 2, 2 2, 3 3, 1 3, 2 3, 3। तो ये सबसे बड़ा रिलेशन होगा। अब इस रिलेशन में ही छांट के आपको ऐसा रिलेशन बताना है जो ये दोनों एलिमेंट रखता हो और रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। ऐसे कितने सेट बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ज़रूरी है कि स्वयं की इमेज स्वयं के साथ हो, यानी 1, 1 2, 2 3, 3 उसमें होंगे। तो हमने एक ऐसा रिलेशन बनाया जिसमें 1, 1 2, 2 और 3 रख लिया। अब आपको ये भी रखने हैं, 1, 2 भी रखना है और 1, 3 भी रखना है। अब चूँकि ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव और साथ में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी है कि सब उसका अपोजिट भी हो। तो 1, 2 का अपोजिट 2, 1 भी होना चाहिए। 1, 3 का अपोजिट 3, 1 भी होना चाहिए। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2, 1 भी लेना पड़ेगा और 3, 1 भी लेना पड़ेगा। तो यह एक सेट हो गया
ये एक रिलेशन हो गया, R1 नाम दे दिया इसका, ये R1 एक रिलेशन हो गया जो कि R1 इज रिफ्लेक्सिव सिंस A, A बिलोंग्स टू R फॉर R A बिलोंग्स टू A, यानी कि एक के प्रत्येक एलिमेंट के लिए स्वयं की इमेज स्वयं के पास है, तो R1 कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो R1 रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा R2 इज सिमेट्रिक। R2 सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि सिंस A, बिलोंग्स टू R1 इम्प्लाइज B, A बिलोंग्स टू R1। ये सबका अपोजिट भी यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। नाउ 3, 1 बिलोंग्स टू R1 एंड 1, 2 बिलोंग्स टू R1, बट 3, 2 not belongs to R1, therefore R1 is not ट्रांजिटिव। देखिए 3, 1 इस R1 में है, ये रहा 1, 2 भी है, तो इस अब इन दोनों का ट्रांजिटिव रिलेशन 3, 2 भी इसमें होना चाहिए R1 में, जो कि 3, 2 यहाँ पे नहीं है, तो R1 क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये एक ऐसा रिलेशन हो गया जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पे दो एलिमेंट बचते हैं 2, 3 और 3, 2, अगर इनमें से किसी एक को लेते हैं तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि अगर 3, 2 ले लोगे तो इसका अपोजिट 2, 3 नहीं होगा, और अगर 2, 3 लेते हो तो अपोजिट 3, 2 नहीं होगा, और अगर दोनों को ले लेते हो तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। यानी इस सेट के अलावा कोई दूसरा, इस रिलेशन के अलावा कोई दूसरा रिलेशन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। यानी कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, केवल 1। हेंस the total number of required relation is 1। कितने रिलेशन मिलेंगे, 1। तो आंसर कौन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 इज 1, 2, 3, 4। कह रहा है कि एक सेट ए दिया गया है और इस एलिमेंट को 1, 2 को कंटेन करने वाला कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे इस सेट से। तो आपके पास सेट क्या दिया गया है, सेट है आपके पास 1, 2, 3। तो इससे बनने वाला सबसे बड़ा रिलेशन देखते हैं, जो है क्या होगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये सबसे बड़ा रिलेशन है और ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस मीन्स रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 इसमें है, और सिमेट्रिक भी है, सबका अपोजिट भी है, 1, 3 का अपोजिट 3, 1, 3, 2 का 2, 3, ऐसे सबका अपोजिट भी है, सिमेट्रिक भी है, और ये साथ में ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव जैसे 1, 3, 3, 1 का ट्रांजिटिव क्या होगा, 1, 1 यहाँ पर है। इसी प्रकार सबका ट्रांजिटिव भी है। तो ये सेट इक्विवेलेंस हो गया, ये रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। तो अब इसी प्रकार से और कितने इक्विवेलेंस सेट बनेंगे, इससे इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। तो एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपके पास मिल गया। अब और बाकी चेक करते हैं इसके छोटे पार्टों में से। तो एक सेट हमने लिया R1 ऐसा है कि हमने इक्विवेलेंस लेना है तो रिफ्लेक्सिव तो होना ही पड़ेगा, यानी कि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ले लिया। और साथ में इस सेट को भी कंटेन करना है 1, 2, तो 1, 2 कंटेन करना
रखना है तो इसका सिमेट्रिकल इसका अपोजिट भी चाहिए 2,1 भी यहाँ पे चाहिए। तो ये एक सेट ऐसा होगा जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। देखो 1,1 2,2 3,3 रिफ्लेक्सिव भी है, सबका अपोजिट भी है 2,1 का 1,2। इसी प्रकार कोई भी दो एलिमेंट ले लो तो उनका ट्रांजिटिव भी मिल जाएगा। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ये भी इक्विवेलेंस हो गया, ये इक्विवेलेंस हो गया। इसके अलावा अगर आप कोई लेते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेंगे? 2। हैंस टोटल नंबर ऑफ equivalence relation containing 1,2 are 2। कितने होंगे? 2 होंगे। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कह रहा है कि लेट एफ सच दैट R2R बी द सिग्नल फंक्शन डिफाइंड एज fx इजकल टू माइनस fx इजकल टू 1 0 -1। 1 कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0, x इजकल टू 0 पर 0, x इज लेस देन 0 पे -1। एंड जी R2R बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाई gx इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर x is greatest integer less than or equal to x, then does fog and goff coincide in 0,1 इंटरवल में। कह रहा है कि ये फंक्शन एक fx फंक्शन है, एक gx फंक्शन है, क्या इस इंटरवल में ओपन 0 पर ओपन है, 1 पे क्लोज, यानी 0,1 इंटरवल पे कॉन्साइड करता है कि नहीं। इसका मतलब कि क्या इस इंटरवल में जो दोनों की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप चेक करते हैं कि ये दोनों फंक्शन कॉन्साइड फंक्शन है कि नहीं है। तो आपके पास क्या दिया गया? एफ एक्स है आपके पास सिग्नम फंक्शन जो कि है 1 0 -1, x इज ग्रेटर देन 0, x इजकल टू 1, x लेस देन 0। और gx है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इंटरवल क्या है? 0,1। तो हमने लेट कर लिया कि x बिलोंग्स टू 0,1। हमने मान लिया कि इस इंटरवल में कोई एलिमेंट x है। तो अगर इस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा कब? जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और 1 के अलावा कोई और एलिमेंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इफ़ x बिलोंग्स टू 0,1। अगर इस इंटरवल में कोई होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमें क्या चेक करना है? गॉफ और फॉग और गॉफ। तो देखते हैं फॉग, f ऑफ gx। तो f ऑफ gx क्या हो जाएगा? f ऑफ gx होगा f ऑफ gx। तो gx क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो gx ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह एक बार 1 होगा, एक बार 0 होगा। 1 कब होगा? जब x इजकल टू 1 लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा f1 इफ़ x इजकल टू 1, और क्या हो जाएगा? f0 इफ़ x इजकल टू 0। अब f1 की वैल्यू क्या है? f1 की वैल्यू यानी x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी आपके पास ये हो जाएगा 1, और f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 ये कब होगा? इफ़ x इजकल टू 1, और ये कब होगा? जब x बिलोंग्स टू 0,1। यानी कि फॉर x की वैल्यू आ गई 1 जब x 1 होगा, और 0,1 इंटरवल में ओपन इंटरवल 0,1 में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब क्या निकालते हैं? गॉफ। तो गॉफ x क्या हो जाएगा? g ऑफ एफ एक्स। अब g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है?
चूँकि इंटरवल ये 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा पर एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा g1, चूँकि x इज ग्रेटर देन 0 है। अब g1 gx क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है x, तो g1 क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1। तो यहाँ पे आपने देखा कि फॉग की वैल्यू इस इंटरवल में 0,1 पे क्या है 0 है, और जबकि गॉफ की वैल्यू क्या है पूरे इंटरवल में 1 है। ठीक, thus when x belongs to open interval 0,1 we have f of g is equal to 0 but g of f is equal to 1, hence fog and gauge do not coincide in 0,1।